हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स ज्ञान। आज हम ट्रांसड्यूसर के टॉपिक कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम ट्रांसड्यूसर पढ़ रहे हैं तो ट्रांसड्यूसर के बारे में हमने पढ़ा है कि ट्रांसड्यूसर वो डिवाइस होती है जो एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करती है। आज हम पढ़ेंगे कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर भी क्या है? एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है जो कि हमारा मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब हमने देखा था तो इस हिसाब से ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर हो गया। इसके अलावा इसका जो आउटपुट होता है, इसका आउटपुट इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, तो ये हमारा कैसा हो गया? सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर हो गया। एक अपन ने ट्रांसड्यूसर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल यूज़। तो इसमें जो ट्रांसडक्शन एलिमेंट है वो कैसा है? कैपेसिटिव है, यानी इसमें क्या होगा? कैपेसिटेंस चेंज होगी। इलेक्ट्रिकल जो आउटपुट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा कि हमारी जो आउटपुट में कैपेसिटेंस चेंज होगी। ट्रांसडक्शन एलिमेंट कैपेसिटेंस है तो प्रिंसिपल के आधार पर ये ट्रांसड्यूसर हो गए कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। अब कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर जो है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। हम कैपेसिटर का कंस्ट्रक्शन जानते हैं कि इस तरीके से होता है। दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं, इनमें से हम ये कनेक्शन ले लेते हैं, इलेक्ट्रोड्स का कनेक्शन ले लिया बाहर, और इनके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक होता है। अब ये डाइलेक्ट्रिक अगर कुछ नहीं लगाया है तो ये एयर हो सकती है, ये माइका हो सकता है, या पेपर हो सकता है। कितने भी टाइप के कैपेसिटर हो सकते हैं, माइका कैपेसिटर, पेपर कैपेसिटर या एयर कैपेसिटर। तो ये दो पैरेलल प्लेट के बीच में एक कुचालक लगाया जाता है, एक इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है। तो ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब डायग्राम है। एक तरह से सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का, इस तरह से हम कैपेसिटर का सिंबल लेते हैं। और कंस्ट्रक्शन में हमने बताया कि दो प्लेट्स होती हैं जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, उनके बीच में कुछ डाइलेक्ट्रिक डाला जाता है। अगर कुछ नहीं है तो एयर एज ए डाइलेक्ट्रिक काम करती है। तो इस कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। कैपेसिटेंस जो है वो हम किस में नापते हैं? फैरेड में नापते हैं, इसकी यूनिट फैरेड होती है। और एप्सिलॉन क्या है यहाँ पे? एप्सिलॉन है परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक, मतलब हमने जो बीच में ये कुचालक डाला है इसकी परमिटिविटी। तो एप्सिलॉन हमारा यहाँ पे होगा परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जो भी हमने कुचालक पदार्थ दो प्लेटों के बीच में लिया है उसकी परमिटिविटी। और एप्सिलॉन की वैल्यू इक्वल होती है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R के। एप्सिलॉन 0 क्या है हमारा यहाँ पे? फ्री स्पेस की परमिटिविटी, फ्री स्पेस परमिटिविटी होती है। ये एक कांस्टेंट होता है और इसकी वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। ये इसकी वैल्यू होती है। तो एप्सिलॉन 0 हमारा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, इट इज़ अ कांस्टेंट। अब यहाँ से ये देखें तो एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R। तो एप्सिलॉन R क्या हो गया? एप्सिलॉन R हो गया एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन 0। तो एप्सिलॉन R क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी है। रिलेटिव मतलब सापेक्षिक। क्यों कहा रिलेटिव? कि ये जो भी मीडियम की परमिटिविटी है उसका रेशो लिया जाता है फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ। एप्सिलॉन तो हमने क्या माना था? परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक। जो भी हमने बीच में डाइलेक्ट्रिक काम में लिया है उस पर डिपेंड करता है एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन R इनका रेशो है, इसलिए ये चीज़ कहलाती है हमारी रिलेटिव परमिटिविटी। इट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? जो डाइलेक्ट्रिक हमने यूज़ लिया है उस पर इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। ए क्या है यहाँ पे? ए इज़ द एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी एक प्लेट का जो एरिया होगा वही दूसरी प्लेट का होगा, तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एरिया को मीटर स्क्वायर में ले सकते हैं या सेंटीमीटर स्क्वायर में ले सकते हैं, लेकिन हम ऐसा यूनिट देखें तो यहाँ पे हमने फैरेड पर मीटर लिया है, इसकी यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर में। और डी क्या है? डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। डी हमने यहाँ क्या लिया है? डी इज़ डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। कैपेसिटर की दो प्लेटों के बीच की जो दूरी है उसको हम डिस्टेंस d से शो करते हैं और इसकी यूनिट होती है मीटर्स में। अब अपन
ये तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ लिया। तो अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो 3 कारणों से चेंज हो सकती है। एक तो परमिटिविटी, जो किस पे डिपेंड करेगी, डाइलेक्ट्रिक यूज्ड। एरिया ऑफ द प्लेट्स, जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर काम में लिया है उसके एरिया पे डिपेंड करेगा। डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेट्स, इन प्लेटों के बीच की दूरी, उस पर भी हमारा सी का मान निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर अगर हम बनाएंगे तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इस फॉर्मूले के अनुसार 3 तरीके से बन सकता है। एक कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर हो सकता है बाय चेंजिंग द ओवरलैपिंग एरिया बिटवीन प्लेट्स, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, बाय चेंजिंग द परमिटिविटी। परमिटिविटी मतलब डाइलेक्ट्रिक को चेंज करके भी हम कैपेसिटेंस को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो हम देखें तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इस फॉर्मूले के आधार पर 3 प्रकार का हो सकता है। फर्स्ट है कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर बाय चेंजिंग ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, बाय चेंजिंग ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स। पहला हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर ऐसे बना सकते हैं। सेकंड जो है वो हम कैसे बना सकते हैं, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, यानी डी को चेंज करके भी सी की वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। तो सेकंड क्या हो गया, बाय चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स, बाय चेंजिंग डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। थर्ड हमारा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर की कैपेसिटेंस कैसे चेंज कर सकते हैं, बाय चेंजिंग द परमिटिविटी। और परमिटिविटी कैसे चेंज होगी, बाय चेंजिंग द डाइलेक्ट्रिक। इन 2 प्लेटों के बीच में जो हमने कुचालक काम में लिया है इसको चेंज करके हम क्या कर सकते हैं, कैपेसिटेंस चेंज कर सकते हैं। तो थर्ड टाइप हो गया बाय चेंजिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, बाय चेंजिंग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट टाइप का कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर देखेंगे, बाकी 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इन 3 तरीके से हम कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर को बना सकते हैं। अब जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर इनपुट क्या होगा, इसका इनपुट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, या फोर्स हो सकता है, यानी कोई भी ये फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है इनपुट, जो हम क्या देंगे, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर के इनपुट पर देंगे। अब डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर या फोर्स के कारण आउटपुट में क्या होगा, हमारा कैपेसिटेंस चेंज होगी। तो आउटपुट क्या मिलेगा, चेंज इन कैपेसिटेंस। आउटपुट में हमें इसमें मिल रहेगा चेंज इन कैपेसिटेंस, चेंज इन कैपेसिटेंस। तो हम कह सकते हैं कि कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है जो कि क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। क्या कर रहा है ये, मैकेनिकल एनर्जी को किस में बदल रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। अब मैकेनिकल एनर्जी इसमें क्या हो सकती है, अभी हमने बताया कोई भी फिजिकल पैरामीटर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट, प्रेशर या फोर्स हो सकता है, और आउटपुट में क्या मिलेगा, चेंज इन कैपेसिटेंस मिलेगा, जो कि हमें इलेक्ट्रिकल आउटपुट देगा। तो इस तरीके से कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का ये सिद्धांत है कि ये किसको किस में कन्वर्ट करता है। अब जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में जो कैपेसिटेंस होती है उसकी जो इम्पीडेंस है, करंट के फ्लो में कैपेसिटर जो बाधा उत्पन्न करता है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। यानी एक टर्म होती है इसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होती है, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सी से। कैपेसिटिव रिएक्टेंस होती है अपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट बाय द कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर के द्वारा धारा प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न की गई है उसे हम बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
जैसे रजिस्टर क्या करता है, धारा प्रवाह में बाधा उत्पन्न करता है, तो रजिस्टर जो बाधा उत्पन्न करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। कैपेसिटर जो बाधा उत्पन्न करता है उसको बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसको एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ωc। अब यहाँ पे हम ओमेगा क्या है, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2πf, तो एक्सी इज इक्वल टू हो गया 1/2πfc। अब अगर हमारी किसी कारण से कैपेसिटेंस चेंज होगी तो हमारी एक्सी भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और एक्सी यानी बाधा चेंज हो गई, एक तरह का रेजिस्टेंस चेंज हो गया हमारा। इसके लिए शब्द काम में ले लेंगे, अगर किसी सर्किट में आर और सी दोनों लगे हैं तो हम उस शब्द को काम बोल देते हैं इम्पीडेंस। केवल कैपेसिटर लगा है तो उस बाधा को बोलेंगे हम एक्सी यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। केवल इंडक्टर है तो उसको एक्सएल से रिप्रेजेंट करेंगे, और केवल रजिस्टर है तो उसकी बाधा को रेजिस्टेंस आर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने देखा कि सी के चेंज होने से एक्सी चेंज हो गया, और एक्सी चेंज होते ही हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट वोल्टेज चेंज हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म क्या है, बाय चेंजिंग कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस चेंज होने से हमारा एक्सी चेंज हो रहा है, और एक्सी चेंज होने से हमारे आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो आउटपुट वोल्टेज इसमें 3 कारणों से भी हमने देखे चेंज हो सकते हैं, बाय चेंजिंग द ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, बाय चेंजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, और बाय चेंजिंग द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ठीक है, इन 3 कारणों से हमारी कैपेसिटेंस चेंज हो सकती है। अब हम कैसे मेज़र करेंगे, एक कैपेसिटेंस ब्रिज मीटर आता है, कैपेसिटेंस ब्रिज मीटर होता है, उसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, कैपेसिटेंस को मेज़र कर लेंगे। और जो हमारी कैपेसिटेंस मेज़र होगी, वो जो कैपेसिटेंस मेज़र करेंगे वो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, डाइलेक्ट्रिक के एप्सिलॉन जो परमिटिविटी है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन प्लेटों के बीच की दूरी के क्या होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। तो वो कैपेसिटेंस ब्रिज मीटर के द्वारा नाप ली जाती है। तो जो हमें आउटपुट मिलता है वो अभी हमने देखा कि कैसे वैरी करता है। आउटपुट इज प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग एरिया, आउटपुट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के, और जो आउटपुट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है परमिटिविटी के, जो किस पे डिपेंड करती है, डाइलेक्ट्रिक जो हमने काम में लिया है 2 प्लेटों के बीच में। तो इस तरीके से इसमें कैपेसिटेंस चेंज होती है और आउटपुट वोल्टेज चेंज होते हैं। अब हम इसके 3 टाइप्स हो गए, उसमें से हम 1 बाय 1 एक टाइप को पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कैपेसिटेंस एरिया में चेंज होने से कैसे चेंज होती है। अब हम सबसे पहला ट्रांसड्यूसर देखते हैं, बाय चेंजिंग ओवरलैपिंग एरिया ऑफ प्लेट्स, मतलब 2 प्लेट्स के बीच का ओवरलैपिंग एरिया कैसे चेंज करते हैं। अब जैसे इसको समझाने के लिए मैं सपोज़ करें कि अब जैसे मेरे 2 हाथ की है, ये हाथ है मेरे, अब ये एक 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की तरह कंसिडर कर सकते हैं हम, जो मेटल की बनी हुई है अभी इस तरीके से है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक सपोज़ कर लीजिए कि एयर है, एयर हमारा डाइलेक्ट्रिक है। अब अगर मैं इस एक प्लेट को तो फिक्स रख रही हूँ, इस हाथ को फिक्स रख रही हूँ, इस हाथ को मूव करूँगी ऐसे, तो क्या होगा, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चेंज होगी। तो हमें वो नहीं करना है, हमें क्या करना है, अभी प्लेटों के बीच का ओवरलैपिंग एरिया चेंज करा। अभी देखो मेरे पूरे हाथ मिले हुए हैं, बस इनको शॉर्ट नहीं करना, दोनों प्लेटों को थोड़ी डिस्टेंस पे हैं। अब इस समय ओवरलैपिंग एरिया मैक्सिमम है। अब मैं हाथ को आगे पीछे ना ले जाके यूँ ले जा रही हूँ, ऐसे ऐसे अगर मैं मूव करती हूँ तो ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो रहा है। अभी इस समय है, दोनों हाथ एक दूसरे के सामने हैं, तो ओवरलैपिंग एरिया मैक्सिमम है। अब मैं अपने हाथ को शिफ्ट करती हूँ आगे की ओर, तो हम देख रहे हैं ओवरलैपिंग एरिया सिर्फ इतना सा पार्ट हो रहा है, इतना सा पार्ट ओवरलैप हो रहा है, बाकी पार्ट ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। तो अगर ये वाला ओवरलैपिंग एरिया चेंज होगा तो हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी, चेंज होगी। यहाँ एरिया से हमें ये मतलब नहीं है कि ये प्लेट है तो इसका एरिया क्या है, उस पर नहीं डिपेंड करता। ये किस पे डिपेंड करता है कि इनको कैसे मूव कर रहा है। जब मैं इस प्लेट को यूँ मूव कर रही हूँ तो अभी ओवरलैपिंग एरिया 0 हो गया, इधर ला रही हूँ तो ओवरलैपिंग एरिया बढ़ रहा है, और इस समय ओवरलैपिंग एरिया क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। यानी एक प्लेट तो फिक्स है और दूसरी क्या है, मूविंग है। तो ओवरलैपिंग एरिया चेंज होना चाहिए, ना कि एक प्लेट का एरिया। प्लेट का एरिया तो फिक्स है, ये पैरेलल प्लेट है, इसका जो एरिया है वो फिक्स है, बट 2 जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच का ओवरलैपिंग एरिया में चेंज करके हम कैपेसिटेंस को चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये 2 डायग्राम शो किए गए हैं कि इसमें अपन ये मान लें कि ये एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, एक प्लेट अपनी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, ये डॉटेड करके बनाई है, ये दूसरी भी सिलेंड्रिकल फॉर्म में है। जब ये डॉटेड वाला सिलेंडर हमने बाहर निकाल लिया, अभी बिल्कुल बाहर आ गया इससे, तो अभी इनका ओवरलैपिंग एरिया क्या है, 0 है। अब हम क्या कर सकते हैं कि इस
इसमें हमेशा क्या होती है, अभी मैंने हाथ का एग्जांपल लिया तो एक हाथ को मैंने फिक्स रखा, तो एक प्लेट तो फिक्स होती है और दूसरी क्या होती है, मूवेबल होती है। तो हमने जो ये आउटर वाला जो सिलेंडर दिख रहा है इसको तो कर लिया फिक्स, और जो ये अंदर वाला है ये क्या कर रहा है, अंदर और बाहर मूव कर रहा है। तो इस पर जब हमने डिस्प्लेसमेंट लगाया तो ये दोनों तरफ एरो का मतलब है ये अंदर भी मूव करेगा और बाहर भी मूव करेगा। अभी ये बाहर है तो इस समय ओवरलैपिंग एरिया क्या है, 0 है। जब ये अंदर मूव कर जाता है, पूरा इसके अंदर आ गया, तो इस समय ओवरलैपिंग एरिया क्या है, मैक्सिमम है। और हम जानते हैं कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओवरलैपिंग एरिया ऑफ टू प्लेट्स, एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया अगर कम होता जाएगा तो कैपेसिटेंस कम होती जाएगी, और अगर एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यानी ये ट्रांसड्यूसर क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को चेंज इन कैपेसिटेंस में कन्वर्ट कर रहा है। अब इसमें आउटपुट क्या लेंगे, एक जो फिक्स प्लेट है वो और एक मूवेबल प्लेट के बीच में हम क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। वहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को अटैच कर देंगे उन 2 मेटल प्लेट्स पे और आउटपुट आपको मिल जाएगा। अब ये जो प्लेट है ये हमारी कैसी थी, सिलेंड्रिकल शेप में। प्लेट इस तरह से भी हो सकती है, रेक्टेंगल के शेप में भी हो सकती है, और अगर 3D फिगर बनाएं तो ये किस फॉर्म में हो सकती है, क्यूब की फॉर्म में हो सकती है या क्यूबॉइड की फॉर्म में हो सकती है। तो हमने देखा ये जो एक है ये प्लेट है फिक्स, दूसरी प्लेट ये है ये मूवेबल है। अब जब ये प्लेट पूरी की पूरी इसके ऊपर होगी तो ओवरलैपिंग एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। लेकिन हम जब इस मूविंग प्लेट पे डिस्प्लेसमेंट लगाते हैं तो ये प्लेट इसके ऊपर इधर भी मूव करती है और इधर भी मूव करती है। जब ये इधर मूव कर गई तो अभी ओवरलैपिंग पोर्शन, मैं इसको हैच कर देती हूँ, ओवरलैपिंग पोर्शन अभी इतना सही है, बाकी ये वाला पार्ट ओवरलैप नहीं है क्योंकि ये उधर की ओर मूव कर रखा है। और अगर जब कम्प्लीटली ये इसके ऊपर आ जाती है तो ओवरलैपिंग एरिया क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अभी ओवरलैपिंग एरिया इतना सा है, उस पार्ट की लेंथ क्या है, L है, और इस प्लेटों की जो चौड़ाई है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं W से। तो हम किसी भी रेक्टेंगल का एरिया का फॉर्मूला जानते हैं, एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर ये रेक्टेंगल के शेप में है प्लेट्स तो फॉर्मूला होता है L इंटू बी। बी क्या होती है, लेंथ होती है लंबाई, ब्रेड्थ होती है इसकी चौड़ाई। तो प्लेटों की चौड़ाई W तो हमने फिक्स कर ली, लेकिन L क्या है, वेरिएबल है। किस पे निर्भर कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट पे। तो अगर L वेरी करेगी तो हमारी कैपेसिटेंस C भी क्या करेगी, वेरी करेगी। तो इस तरीके से ये ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। अब इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर में मॉडरेट से हाई वैल्यू का ट्रांसड्यूसर बनाया जा सकता है, यानी कैपेसिटेंस में वाइड रेंज में वेरिएशंस किए जा सकते हैं। तो अगर हम इसका फॉर्मूला ये लिखें, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन A अपॉन D। एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ हमने स्मॉल l लिया है और यहाँ स्मॉल w लिया है, तो L इंटू डब्लू ओवरलैपिंग एरिया का फॉर्मूला, एप्सिलॉन L इंटू डब्लू अपॉन D। तो हमें क्या दिख रहा है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अभी हम डायलेक्ट्रिक चेंज नहीं कर रहे थे इस केस में, अभी मैंने बोला 2 प्लेटें हैं, बस एक का ओवरलैपिंग एरिया मूव कर रहा है, बट प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही। मैं अगर यूँ मूव कर रही हूँ, यूँ प्लेट से यूँ मूव कर रही हूँ तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस सेम है। अगर मैं ऐसे मूव करूँगी तो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस वेरी करेगी। तो अभी हमारा D पार्ट कांस्टेंट है, एप्सिलॉन वाला पार्ट कांस्टेंट है, सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, ओवरलैपिंग एरिया चेंज हो रहा है। तो A का फॉर्मूला लग दिया हमने L इंटू डब्लू। अब इन प्लेटों की चौड़ाई W तो फिक्स है, बस ओवरलैपिंग एरिया की लंबाई चेंज हो रही है, ओनली वेरिएबल इज L। तो हम देख रहे हैं L के साथ कैपेसिटेंस क्या होगी, लीनियरली वेरी करेगी। तो इस प्रकार के ट्रांसड्यूसर में जब आप डिस्प्लेसमेंट लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट के लीनियर वे में L चेंज होगा, L के लीनियरली कैपेसिटेंस चेंज होगी और उस अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट चेंज होगा। तो अब हमारा ये फॉर्मूला हो गया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन L W अपॉन D। अब अगर हम इस ट्रांसड्यूसर की सेंसिटिविटी निकालते हैं तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। सेंसिटिविटी का ये फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। तो अगर अपन निकालें तो क्या आएगा, सेंसिटिविटी आउटपुट क्या है, यहाँ पे आउटपुट हमारा है चेंज इन कैपेसिटेंस और इनपुट क्या है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट किस टर्म्स में चेंज हो रहा है, L की चेंज में, L के यानी लंबाई ये चेंज हो रही है L। तो हम ये लिख सकते हैं सेंसिटिविटी इज इक्वल्स टू चेंज इन कैपेसिटेंस विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन L। अब सेंसिटिविटी हमारा हो गया चेंज इन कैपेसिटेंस विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन L। हमने A किस लिए नहीं लिखा, तो हमने देखा कि A बराबर होता है L इंटू डब्लू,
W फिक्स है, ओनली L इज़ वेरिएबल। तो हमने कह दिया कि सेंसिटिविटी चेंज होती है यानी कैपेसिटेंस चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू L। अब हमारा C का भी हमने फॉर्मूला देखा था। C का फॉर्मूला क्या था? एप्सिलॉन A अपॉन डी। ए की जगह हमने लिखा था WL अपॉन डी। अब इसमें ये तीनों पार्ट क्या है? हमारे कांस्टेंट है। तो इसका अगर L के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो ये L का डिफरेंशियल कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारा क्या बच गया? S इज इक्वल टू, अपन ऐसे लिख लेते हैं, एप्सिलॉन W अपॉन डी और इधर हो गया डेल L अपॉन डेल L। ये आ गया। तो सेंसिटिविटी क्या हो गई हमारी? डेल L अपॉन डेल L, 1 आ गई इसकी वैल्यू। तो सेंसिटिविटी का हमारा वैल्यू आ गई एप्सिलॉन W अपॉन डी। तो इसके लिए जो सेंसिटिविटी आई वो कैसी आई? कांस्टेंट। यानी इस टाइप के ट्रांसड्यूसर की सेंसिटिविटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट और कैपेसिटेंस के बीच में अपन अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ भी कैसा आएगा? लीनियर आएगा। किस तरह का आएगा ग्राफ? एक्स एक्सिस पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम कैपेसिटेंस ले लेते हैं, तो हमारा जो ग्राफ है वो लीनियर आता है। इस तरह का ग्राफ आता है। स्टार्टिंग में जो ये नॉन लीनियरिटी आई है, दिस इज ड्यू टू एज इफेक्ट। एज इफेक्ट के कारण स्टार्टिंग पॉइंट थोड़ा नॉन लीनियर होता है, बाकी डिस्प्लेसमेंट और कैपेसिटेंस जो होते हैं वो एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में वेरी करते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का सिद्धांत क्या है और वो कैसे वर्क करता है। अब ये तो हमने था कि हमने एक ट्रांसलेशन मोशन देखा। हमने कहा मोशन 2-3 तरह के हो सकते हैं, ट्रांसलेशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है, जिसे हम एंगुलर भी बोलते हैं। तो ये जो हमने देखा ये किसके लिए था? ट्रांसलेशन मोशन, प्लेट इधर इधर मूव कर रही है। अब यही हम चीज़ किसके लिए पढ़ेंगे? रोटेशनल मोशन के लिए, कि उस समय कैपेसिटेंस कैसे वेरी करती है। अब जो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में हमने अभी पढ़ा, हम मेथड पढ़ रहे हैं बाय चेंजिंग ओवरलैपिंग एरिया, कि ओवरलैपिंग एरिया को चेंज करके कैपेसिटेंस कैसे चेंज होती है। अभी अपन ने इससे पहले देखा था कि हमारा डिस्प्लेसमेंट अगर लीनियर हो यानी रोटेशनल मोशन हो, मतलब रोटेशनल ना हो के लीनियर डिस्प्लेसमेंट हो, तो कैसे हमारी कैपेसिटेंस चेंज होती है। यहाँ पे क्या है? रोटेशनल मोशन है या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो उसमें कैसे ओवरलैपिंग एरिया चेंज होता है वो हम देख रहे हैं। यहाँ पे 2 प्लेट है, ये एक फिक्स प्लेट है अपनी और ये एक प्लेट मूवेबल है। इस प्लेट को घुमाते हैं, घूम के जब ये ऊपर आ जाती है तो उस समय ओवरलैपिंग एरिया इनका क्या होता है? मैक्सिमम होता है। और उस समय जो ये एंगल है, यानी ये तो फिक्स प्लेट और मूवेबल प्लेट के बीच का एंगल है, ये है थीटा। जब ये रोटेट होके पूरी यहाँ आ गई तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 180 डिग्री। अब जैसे मैं इस पर अगर डॉटेड बना देती हूँ तो ये इस पर ओवरलैपिंग होके इसके ऊपर ही आ जाएगी। इस तरह से ओवरलैपिंग होके अगर ये डॉटेड आती है तो ये थीटा रोटेट होके यहाँ आ गया, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 180 डिग्री हो गई। फिक्स प्लेट के साथ एंगल मूवेबल का, तो मूवेबल का ये पार्ट यहाँ आ जाएगा, तो थीटा क्या होगा? 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री है तो उस समय हमारा ओवरलैपिंग एरिया क्या है? मैक्सिमम है। ओवरलैपिंग एरिया इज मैक्सिमम और कैपेसिटेंस भी उस समय क्या होगी? मैक्सिमम होगी। अब हम इस ये फिक्स प्लेट और ये मूवेबल प्लेट, जिस डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करना है उसको हम किस पे लगाते हैं? मूवेबल प्लेट पे लगाते हैं। तो उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग ये मूवेबल प्लेट क्या करती है? मूव करती है। तो मूव कर रही है तो अभी सपोज कर लीजिए ये थीटा एंगल बना रही है फिक्स प्लेट से। तो हम जानते हैं कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन ए अपॉन डी। जब रेक्टेंगुलर प्लेट थी तो हमने एरिया का फॉर्मूला ले लिया था लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेकिन यहाँ अगर सर्कुलर प्लेट है तो सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और हमें यहाँ पे पूरा सर्किल नहीं दिख रहा, हाफ सर्किल यानी सेमी सर्किल दिख रहा है। तो सेमी सर्किल का एरिया का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो हमने यहाँ पे ए की जगह लिख दिया पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। तो जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला ये अपना बन गया। अब मैंने यहाँ सी मैक्सिमम क्यों लिखा? क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब ओवरलैपिंग एरिया थीटा 180 डिग्री होता है तो ओवरलैपिंग एरिया मैक्सिमम होता है और उस समय मैक्सिमम कैपेसिटेंस होती है। ओवरलैपिंग एरिया तो मैक्सिमम होता ही है, इसके साथ साथ इस समय हमारी कैपेसिटेंस भी क्या होती है? कैपेसिटेंस भी मैक्सिमम होती है। तो इस समय हमारी कैपेसिटेंस क्या होगी? मैक्सिमम। और पाई की मतलब पाई इज 180 डिग्री।
तो ये अपनी वैल्यू हो गई, इसलिए हमने सी मैक्सिमम लिखा। अब अगर सपोज कर लीजिए थीटा एंगल से रोटेशन हो रहा है, थीटा क्या है, फिक्स प्लेट और मूवेबल प्लेट का बीच का एंगल, या हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा का है, थीटा को यहाँ रेडियंस में मेज़र करते हैं, तो इस थीटा एंगल के लिए कैपेसिटेंस क्या होगी, तो हम यहाँ पे मैक्सिमम शब्द नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सी की जो वैल्यू आएगी, पाई की जगह हमने यहाँ पे एंगल क्या लिख दिया, थीटा, ये कुछ भी हो सकती है वैल्यू, तो बाकी सारी टर्म्स हो ही रही, एप्सिलॉन आर स्क्वायर 2d, बस यहाँ पे पाई की जगह हमने क्या लिख दिया, थीटा लिख दिया, तो ये हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बन गया। अब अगर हम सेंसिटिविटी निकालते हैं तो सेंसिटिविटी अगेन आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट क्या है हमारा, चेंज इन कैपेसिटेंस, और इनपुट क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कैसा है, एंगुलर है, तो हमने यहाँ पे लिख लिया डेल थीटा, डेल सी अपॉन डेल थीटा। तो थीटा के रेस्पेक्ट में जब इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये सारी कांस्टेंट टर्म है, तो ये तो बाहर आ जाएगी, और डेल थीटा अगर मतलब डेल थीटा अपॉन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो हमारा क्या बच जाएगा, एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन 2d। तो इसकी सेंसिटिविटी भी हमारे को कैसे दिख रही है, कांस्टेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए भी ये कांस्टेंट है। अब अगर हम यहाँ पे ग्राफ खींचें किसके बीच में, कैपेसिटेंस और थीटा के बीच में, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, तो वो ग्राफ भी कैसा आएगा, लीनियर, यानी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, और इधर अगर हम ले लेते हैं कैपेसिटेंस, तो हमारा जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, लीनियर, यानी थीटा के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या वेरी करती है, कैपेसिटेंस वेरी करती है। तो आज के लेक्चर में हमने कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर का सिद्धांत देखा, और ये देखा कि ओवरलैपिंग एरिया चेंज करके कैपेसिटेंस किस प्रकार से चेंज होती है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं बाकी 2 मेथड्स बताऊंगी, जिसमें प्लेटों के बीच की डिस्टेंस चेंज करके और डाइलेक्ट्रिक को चेंज करके कैपेसिटेंस किस प्रकार से चेंज की जाती है। थैंक यू।